भाग्याधिपति यदि वध तारा में बैठा हो तो क्या आपके भाग्य का वध हो जाएगा? क्या लगन का स्वामी विपत्त तारा में बैठा हो तो जिंदगी भर आप ही अपनी विपत्तियां क्रिएट करते रहेंगे? क्या पंचम भाव का स्वामी प्रत्यरी तारा में हो तो आपकी संतान ही आपकी शत्रु होगी? जय श्री राम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस बात पर चर्चा की कि क्या कुंडली के हर ग्रह को अशुभ साबित किया जा सकता है। हमने उसे बताया कि टेक्निकली ऐसा किया जा सकता है, परंतु ये सही अप्रोच नहीं है। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नक्षत्रों की। अलग अलग ग्रह जब अलग अलग नक्षत्रों में बैठते हैं तो क्या उनका फल शून्य हो जाता है? आज इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा होगी। ज्योतिष के सिद्धांतों को समझेंगे, कुछ उदाहरण कुंडलियों से समझेंगे कि ये नियम कैसे लगाने चाहिए। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की इस रोचक यात्रा को। नक्षत्र। दोस्तों, जिस तरह से 12 राशियों में जब ग्रह बैठते हैं तो उनके बलाबल पर इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ राशियों पर ग्रह बली हो जाते हैं, कुछ राशियों में ग्रह कमज़ोर। उसी आधार पर नक्षत्रों में भी यही स्थिति बनती है। कुछ नक्षत्रों में ग्रह को काफ़ी बल मिल जाता है और कुछ नक्षत्र में वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसको मेजर करने के लिए 2-3 तरीके बताए गए हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और प्रोमिनेंट है वो है नवतारा चक्र। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग नवतारा चक्र को ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि एलएस के ज़्यादातर दर्शक इसकी समझ रखते हैं, बट फिर भी नए दर्शकों के लिए और जो लोग पहली बार इस टर्म को सुन रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे देखते हैं। देखिए, 27 नक्षत्र होते हैं, उनकी सीक्वेंस अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसको दिमाग में रखिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए। अश्विनी से स्टार्ट होकर रेवती तक हमारे 27 नक्षत्र आते हैं। होता तो एक और नक्षत्र है अभिजीत, 28वां नक्षत्र, लेकिन उसको होरा में या इंडिविजुअल की जब प्रेडिक्शन की जाती है तो वहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये 27 नक्षत्र के नाम है, इसको एक तरफ आप रख लीजिए। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है अपनी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है। आपकी पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होगा उसे जन्म नक्षत्र कहा जाता है। उसको आप नोट कर लीजिए, उसको भी लिख लीजिए। अब इसके बाद जो बाकी ग्रह बच गए वो भी अलग अलग नक्षत्रों में होंगे, तो आपने क्या करना है, अपनी जन्म नक्षत्र से गिनते हुए वो ग्रह XYZ जो भी ग्रह है, सूर्य हो, गुरु हो, बुध हो, वहां तक गिनते हुए जाना है और देखना है क्या नंबर आ रहा है। अलग अलग नंबर उसके रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर पहले ही यानी जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है उसी में कोई आके बैठ जाएगा तो हम कहेंगे जन्म तारा। अभी स्क्रीन पर आपको ये नज़र आ रहा होगा। तारा के लिए भी मैंने आपको टेबल दे दी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो आगे के लिए बेहतर रहेगा, जो वीडियो में मैं आगे बताने जा रहा हूँ आप समझ पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ चंद्रमा बैठा है उस नक्षत्र को लिखा। एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं चंद्रमा आपका हस्त में बैठा है और हस्त में कोई और ग्रह भी बैठा है, तो हम कहेंगे सेम नक्षत्र में है तो एक गिना जाएगा और इसको जन्म तारा कहा जाएगा। 1 हो, 10 हो, 19 हो, तीनों को जन्म तारा कहते हैं। अगर आप गिनते हुए पहले नक्षत्र में ही है तो भी, 10वां नक्षत्र आए तो भी जन्म तारा, 10वां नक्षत्र 19वां नक्षत्र आए, क्षमा कीजिएगा, तो भी जन्म तारा। इसी तरह से 2 आए, 11 आए तो हम कहेंगे दोनों, और या 20 आए, इसको हम कहेंगे ये संपत तारा है। ये सीक्वेंस आपके सामने। अब मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। जन्म तारा को बड़ा पॉजिटिव माना जाता है, रिजल्ट गिविंग माना जाता है। अगर कोई ग्रह जन्म तारा में है तो वो आपके ऊपर पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम है, ऐसी मान्यता है। संपद, संपत्ति को कहते हैं, रिसोर्सेस को कहते हैं, इसे भी अच्छा माना जाता है। विपत्त, जैसा कि नाम से जाहिर है, विपत्तियों को इंडिकेट करता है। तो अगर चंद्रमा से तीसरे नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो वो विपत्तियों का सूचक है, ऐसी मान्यता है। चौथे में क्षेम माना जाता है, कल्याणकारी माना जाता है।
पंचम प्रत्यरी कहलाता है। प्रत्यरी में शत्रुवत व्यवहार यानी कंपटीशन और स्ट्रगल बढ़ जाता है। छठी तारा साधक कहलाती है, जिसको बहुत अच्छा माना जाता है चीज़ें अकम्प्लिश करने के लिए, पूर्ण करने में ये तारा बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। इसी तरह सातवीं तारा को वध तारा कहा गया है, जो टर्मिनेशन, डिमोलिशन और कंप्लीशन को इंडिकेट करती है। आठवीं तारा को मित्र कहा जाता है, और मित्रवत व्यवहार या आपको कंफर्ट प्रोवाइड वो करते हैं, और अति मित्र उसी मित्र स्वभाव को एक लेवल और आगे लेके चली जाती है। तो ये 9 तारा होती है। अब जैसा मैंने कहा, लोग क्या करते हैं, एक वीडियो इस पर मेरा ऑलरेडी है दशा के ऊपर, और उसमें कैसे तारा को देखना चाहिए। बट मैं बता दूं कि लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मेरे चंद्र नक्षत्र से 7वें नक्षत्र में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो वध तारा में होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो उनको ये इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उनकी रीडिंग ये रहती है कि अगर कोई वध तारा में गया तो उस ग्रह का वध हो गया, या वो जिस भाव का स्वामी है उसका वध हो गया। वध होना मतलब उसका रिजल्ट 0 हो गया। अब हम इस अप्रोच पर बात करेंगे और चार्ट से समझेंगे कि क्या ये सही है या गलत। तो पहले हम अप्रोच के बारे में बात करते हैं कि क्या ये अप्रोच सही है, तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। लोग विपत, वध और प्रत्ययी तारा को ही फाइनल वर्डिक्ट मान लेते हैं कि वो लग गया तो कहानी खत्म, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, नवतारा आपको एक्सपीरियंस की क्वालिटी बताती है कि वो ग्रह किस तरह का एक्सपीरियंस आपको करवाएगा, बट फाइनल रिजल्ट नहीं। आम भाषा में कहूँ तो वो ये नहीं बताते कि ग्रह क्या फल देगा, वो ये बताते हैं ग्रह कैसे फल देगा। क्या ग्रह स्मूथली काम करेगा, क्या विद सम स्ट्रगल आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रिजल्ट मिलेंगे, आपको परिणाम मिलेगा कैसे, किस रास्ते आपको ये क्या कहें, उस वृक्ष का फल का जो स्वाद है वो आपको मिलेगा। उसके लिए बताया गया कि नवतारा को देखना ज़रूरी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ नवतारा परिणाम नहीं देता, नवतारा बिल्कुल परिणाम देता है, इसको देखना चाहिए। मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूँ कि ग्रह के बलाबल का विचार किए बगैर केवल नवतारा से फलित करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और अभी मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल चार्ट से कि इसे किस प्रकार लगाना चाहिए। इस पत्रिका को ध्यान से देखिए, ये मकर लगन की पत्रिका है। इसमें शनि और गुरु दोनों लगन में विराजित है। उच्च का चंद्रमा पंचम भाव में विराजित है। बाकी ग्रहों की स्थिति भी आप देख पा रहे होंगे। फोकस करना होता है नवतारा चक्र को लगाने के लिए चंद्रमा पर। हमने फोकस किया चंद्रमा पर तो पता लगा चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है। तो अब जो भी रोहिणी में, हस्त में, श्रवण में, अगर आप उस टेबल को दोबारा देखेंगे जो भी आपको स्क्रीन पर पहले फ्लैश हुई थी, तो आप देख पाएंगे कि ये तीनों को हम जन्म तारा कंसीडर करेंगे। इस पत्रिका में भाग्याधिपति पर ध्यान दीजिएगा। इस कुंडली का भाग्याधिपति बुध है, जो कि सप्तम भाव में बैठ के लगन को देख रहा है। नॉर्मली भाग्याधिपति का लगन को देखना शुभ माना जाता है, राइट। हमने देखा कि अरे भाग्य का स्वामी लगन को देख रहा है, न केवल लगन को देख रहा है, लगन के स्वामी को भी देख रहा है। तो हमारी लाइन ये होनी चाहिए, भाग्याधिपति का संबंध लगन लग्नेश से है तो जातक भाग्यवान होगा। भाग्योन्नति की संभावना इस जातक की कुंडली में काफ़ी प्रबल है। अब नवतारा पर आते हैं। बुध, अगर हम नक्षत्र पे ध्यान दें तो बुध शनि के पुष्य नक्षत्र में। अब अगर मैं रोहिणी से गिनना स्टार्ट करूं, जिसमें चंद्रमा बैठा है, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, यानी 5। 5 का मतलब प्रत्यरी तारा, यानी परेशानी और शत्रु। तो हम क्या यहाँ कहें कि भाग्य शत्रुवत हो जाएगा, तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर हमें क्या स्टेटमेंट कहनी होगी, पहले तो हम ये कहेंगे भाग्योन्नति के योग है, क्योंकि भाग्य का स्वामी लगन को देख रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब क्योंकि प्रत्यरी तारा आई तो हम सारे रिजल्ट को ज़ीरो किए बगैर इस इंडिविजुअल को ये कहेंगे कि आपको compete करके, स्ट्रगल करके, क्योंकि प्रत्यरी का मतलब है शत्रु, शत्रुओं से भिड़कर, ऑड कंडीशंस को ओवरकम करके ही आपका भाग्य चमकेगा। क्यों? क्योंकि आपका भाग्याधिपति प्रत्यरी तारा में है। भाग्य जरूर चमकेगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस होगा, क्वालिटी जो हम कह रहे नवतारा से देख रहे हैं, वो स्ट्रगल के साथ होगा। आगे इस पत्रिका के बारे में बताऊं, जरा पंचमेश पर भी ध्यान दीजिए। इस कुंडली में पंचम भाव में टॉरस साइन है, वृषभ राशि है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र यहाँ आद्रा नक्षत्र में मौजूद है।
रोहिणी से फिर दोबारा गिने तो रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, यानी तीसरी तारा में आया, विपत्त तारा में आया। अब पंचम का स्वामी विपत्त तारा में आने का ये मतलब नहीं है कि संतान विपत्ति कारक हो जाएगी या उनकी वजह से आपको विपत्तियां आएंगी। यहाँ पर दो तीन चीज़ें ध्यान दीजिएगा। पंचम अधिपति मित्र राशि का छठे भाव में मौजूद है और वो शुभ कर्तरी में मौजूद है। उसके पीछे देखेंगे तो चंद्रमा बैठा है, आगे देखेंगे तो बुध बैठा है। एक और चीज़, वैसे तो यहाँ केतु की दृष्टि नहीं लेनी चाहिए, सेम नक्षत्र में नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई ग्रह यहाँ देख भी नहीं रहा है। तो जिस जातक की ये पत्रिका है, ये है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। अब अगर ये उन्नति नहीं कर पाया, हम ऐसा माने, तो फिर तो दुनिया में कौन उन्नति करेगा, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि यूएस के राष्ट्रपति के पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। वो इस्तेमाल करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी अगर कोई होता है तो यूएसए का प्रेसिडेंट होता है, जो फ़िलहाल हालात हैं उसको देखते हुए। उस आधार पर बराक ओबामा का उस पद पर पहुंचना, भाग्याधिपति का लगन लग्नेश से संबंध होना, लेकिन चंद्रमा से प्रत्यरी तारा में होने के बाद भी वो परिणाम शुभ रहे, कोई परेशानी नहीं आई। तो प्रत्यरी तारा देख के डरना नहीं है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, इसको हमें कैसे लगाना चाहिए। अब इसी प्रकार अगर भाग्याधिपति ग्रह वध तारा में हो तो क्या कहेंगे, भाग्य खत्म? ये कहना गलत है। हमें कहना चाहिए कि आपकी भाग्योन्नति होगी, लेकिन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, गलतियों से सीखकर। पहले कुछ गलतियां होंगी जिसके बाद सीखकर आप उसको उन्नति में कन्वर्ट कर लेंगे। भाग्याधिपति बली है तो उन्नति होगी अवश्य। ये नहीं कहा जाएगा कि तारा खराब होने की वजह से आपकी उन्नति नहीं हो सकती। अब मान लीजिए किसी का भाग्याधिपति बली होकर विपत्त तारा में बैठा है, तो क्या वो फल नहीं देगा? तो हम ये कहेंगे फल तो वो अवश्य देगा अगर बली बैठा है और उसका संबंध बन रहा है लगन लगने से। तो लेकिन फल देने में क्या होगा, कई बार गलतियां होंगी, उससे सीखकर आप आगे बढ़ोगे। चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, उन चैलेंजेस को क्रॉस करके आपको फ़ायदा रहेगा। उतार चढ़ाव आपके काम का पार्ट रहेंगे। यानी कुल मिलाकर आपकी जो उन्नति होगी वो एक सीधी रेखा में ना होकर अप्स एंड डाउन होते हुए जिगजैग लाइन में आपकी उन्नति होगी, लेकिन उन्नति होगी अवश्य। तो क्या बराक ओबामा की उन्नति नहीं हुई क्योंकि भाग्याधिपति लगन को देख रहा था? तो उत्तर है हुई, लेकिन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को फेस करके। उसके सामने जो लोग थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उनको हराना आसान नहीं था। कंसिस्टेंट स्ट्रगल करके, एफर्ट करके, compete करके आपको आपका भाग्य मिलेगा। इस बात को समझने के लिए आप इस पत्रिका पे ध्यान दीजिए। ये सिंह लगन की पत्रिका है। इसमें चंद्रमा श्रवण नक्षत्र का छठे भाव में बैठा है। सप्तम भाव में शनि स्वराशि का वक्री होके बैठा है, दिग्बली होके बैठा है। ओवरऑल मतलब स्ट्रेंथ के साथ है। अब शनि का नक्षत्र अगर मैं देखूं तो वो है शतभिषा। चंद्रमा का नक्षत्र क्या है? तो चंद्रमा श्रवण में है। श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, यानी विपत्त तारा में शनि आ रहा है। तो क्या हम अब ऐसा कहें कि इनके वैवाहिक जीवन में बहुत विपत्तियां आई होंगी, इनका जीवन साथी इनके लिए विपत्तियां क्रिएट कर रहा होगा? तो उत्तर है ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि बली है, शनि दिग्बली है, शनि अपनी राशि का है, शनि वक्री है। तो ये दिखाता है कि शादी होने में ज़रूर एफर्ट हो सकते हैं कि आसानी से विवाह ना हुआ हो, विवाह के लिए प्रयास करने पड़े हो, बहुत लोगों को मनाना पड़ा हो, लेकिन ये कहना कि विवाह के बाद विपत्तियां आ जाएंगी, ये स्टेटमेंट गलत है। जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं इसके तो विवाह के बाद ही उन्नति चौगुना हो गई। ये पत्रिका है शाहरुख खान की। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो सप्तम भाव के विपत्त तारा में होने के बावजूद प्रभु कृपा से वैवाहिक जीवन भी अच्छा चला और जीवन साथी के आने के बाद उन्नति भी हुई। विपत्त तारा का मतलब क्या रहा कि जो इवेंट हुई उसको लेकर स्ट्रगल करना पड़ा। इसी कुंडली में ज़रा शुक्र पर भी ध्यान दीजिएगा। शुक्र यहाँ बैठा है पंचम भाव में मूल नक्षत्र में। अगर अब आप चंद्रमा के नक्षत्र से मूल नक्षत्र गिनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो वध तारा में आएगा। वो 25वां नक्षत्र आएगा, आप काउंट कर लीजिएगा, तो वो वध तारा में आएगा। कर्म का स्वामी वध तारा में आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर कहूँ कि कामों का वध हो गया? तो उल्टा है, यहाँ पे तो कर्म की वजह से ही तो पहचान मिली। अगर कार्य नहीं करते तो शायद कौन जानता था, उनकी जो पहचान है वो उनका काम ही तो है, प्रोफेशनल लाइफ ही तो है।
तो अगर प्रोफेशनल लाइफ का स्वामी वध तारा में गया तो भी क्यों अच्छा फल मिल रहा है? पहली बात तो ये कि दशम का स्वामी त्रिकोण में आया, पंचम में आके पंचम आधिपति से दृष्ट हुआ। आप समझ रहे हैं इस चीज को? पंचम भाव में भी बैठा है और गुरु जो पंचमेश है वो भी उसको देख रहा है। तो यहाँ पर शुक्र को बली माना जाएगा। शुक्र दिग्बल के भी पास है। हालांकि शुक्र जलीय ग्रह है और अग्नि तत्व राशि में कोई बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में नहीं होता है, लेकिन स्टिल त्रिकोण भाव में बैठना, त्रिकोण के स्वामी से दृष्ट होना, ये दिखाता है कि शुक्र में काफ़ी जान है। अब ऐसी स्थिति में शुक्र दशमेश होकर अगर वध तारा में गया है तो हम जातक को ये कहेंगे कि आपका आपके कार्य क्षेत्र में बार बार टेस्ट होगा, आपको परखा जाएगा कि आप सही है या गलत। आपका ईगो ब्रेक होगा। ईगो ब्रेक होने का मतलब है कि एक प्रोजेक्ट हुआ जिसके अंदर आपको बहुत प्रशंसा मिली और दूसरे प्रोजेक्ट में आपकी मिट्टी पलीत हो गई। कहने का मतलब अपमानित होना पड़ा। मतलब आपको बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप किसी लायक है या नहीं। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी तब आपको फ़ायदा रहेगा। सेम रहोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। ये कुछ चीज़ें अगर हम इस जातक को कहें या ऐसे और जातकों को कहें जिनकी कुंडली में ये योग है, तो आप देखेंगे कि आपका फल ज़्यादा सटीक होगा, रादर देन ये कहना कि भैया 10th लॉर्ड तुम्हारा वत्तारा में है तो तुम्हारा करियर डूब जाएगा। सबसे बड़ी गलती क्या होती है हमसे नवतारा को लगाते हुए कि हम नवतारा को आइसोलेट करके देखते हैं, जबकि तरीका क्या होना चाहिए, पहले ये तो देख लीजिए कि कुंडली में किस भाव का स्वामी है, ये तो देखिए वो बैठा कहाँ पर है, फिर ये देखिए उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। इन 3 फैक्टर को बिना जज करे अगर आप नव तारा लगा के किसी ग्रह को टैग लगा रहे कि अशुभ हो गया तो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है इसको मॉडिफायर की तरह चेक करें नवतारा को। पहले लॉर्डशिप देखें, प्लेसमेंट देखें, स्ट्रेंथ देखें और उसके बाद आप वो फ्लेवर क्या रहेगा, वो मॉडिफायर कैसे रोल प्ले कर रहा है, उसके लिए नवतारा का विचार करें। तो नवतारा आपको डराने के लिए नहीं है, वह ये बताने के लिए है कि आपको इस ग्रह का जो फल है वो किस जर्नी से मिलेगा। तो अगली बार कोई ग्रह विपत तारा में, वध तारा में, प्रत्यरि तारा में मिले तो उसे रिजेक्ट मत कीजिएगा, उसको बहुत ज़्यादा महिमा मंडन भी उसका नहीं कीजिएगा, उसे डीकोड कीजिएगा कि ये मुझे क्या समझाना चाह रहा है। ये पत्रिका मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, ज़रा देखते हैं आप इसको किस प्रकार लगाएंगे। इस पत्रिका में आपकी मदद मैं कर देता हूँ। यहाँ भाग्याधिपति शुक्र जो है वो चंद्रमा से अगर आप गिनते हैं तो विपत तारा में जाता है। अब ज़रा आप सोच के बताइएगा कि किस प्रकार का फल हम इस जातक को कहें कि आपको लाइफ में मिलेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे केंद्राधिपति दोष के बारे में कि कैसे कुंडली के केंद्र के स्वामी जिन्हें हम शुभ ग्रह मानते हैं उन पर अशुभ ग्रह का टैग लगा दिया जाता है ये कहकर कि ये केंद्राधिपति दोषी है या ये केंद्राधिपत्य की वजह से इसका खराब हो जाएगा, ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। कितना देगा, कैसे देता है, कब नहीं देता है, ये सब हम जानेंगे। आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो, आपको नवतारा चक्र समझ में आया हो, अब आप इसको और अच्छे ढंग से लगाएंगे। अगर आप सीरियस एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं इसी वीडियो के अगले पार्ट के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। ये तो केवल शुरुआत है। आगे की समझ के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो आपके लिए और उपयोगी रहेंगे। उन्हें देखें और नियमित रूप से ज्योतिष सीखते रहें। सब्सक्राइब करके इस ज्ञान को आप निरंतर प्राप्त करते रहें।